और अब देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान जारी है। 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 1478 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 3,60,77,171 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 1,84,99,496 पुरुष मतदाता हैं। वहीं महिला मतदाता की बात की जाए तो यहां पर 75,77,210 जो है महिला मतदाता हैं। अब बात कर लेते हैं संवेदनशील बूथों की, तो 8,000 से ज्यादा यहां पर संवेदनशील बूथ हैं। 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि बची हुई 142 सीटों पर जो है वोटिंग दूसरे चरण में होगी, जो कि 29 अप्रैल को है। ये पहले चरण का हम आपको मतदान बता रहे हैं, जहां पर 3,60,70,771 मतदाता जो हैं। 1,84,99,496 पुरुष मतदाता हैं। यहाँ पर बात कर लें महिला मतदाता की तो 1,75,77,210 महिला मतदाता हैं और 8,000 से ज्यादा जो है बूथ अति संवेदनशील हैं। तो आप देख सकते हैं वो हाई प्रोफाइल सीटें हम बता रहे हैं। नंदीग्राम, जहां पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से तो टीएमसी से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं। ये नंदीग्राम की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के सामने एक बार फिर से जो है ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। ये काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, हॉट सीट मानी जा रही है नंदीग्राम, जहां पर आप देख सकते हैं और इसी पूरे मुद्दे पर जो हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट डॉक्टर नरेंद्र आहूजा विवेक जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 में। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज जो है तमिलनाडु की पूरी यानी कि 234 विधानसभा सीटों में एक साथ एक ही फेज में मतदान जारी है। तो पश्चिम बंगाल की बात किया है तो पहले चरण में जो है 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। कैसे देखें आज के मतदान को नरेंद्र जी? क्या लगता है कि जो पहला फेज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा जो है सुर्खियों में रहता है क्योंकि यहां का चुनाव है बिना घटना के संपन्न ही नहीं होता, जहां पर घटनाएं ना हो। ऐसे में आज की तस्वीर भी हमने अपडेट बताया है, मुर्शिदाबाद में सिलीगुड़ी में जो है घटनाएं भी सामने आ रही हैं। क्या लगता है इस बार जो है बीजेपी क्या टीएमसी के अभेद किले को भेद पाएगी? देखिए, आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो पूछा, पहला ही प्रश्न ये पैदा किया कि मुर्शिदाबाद में और सिलीगुड़ी में, मुर्शिदाबाद में जहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर, जो कि बिल्कुल एक नई नवेली पार्टी को लेकर के और मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बाबरी मस्जिद के पीछे बिल्कुल खत्म हो चुके जिन्न को फिर से जिंदा करते हुए मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगाने के लिए हुमायूं कबीर ने उन्नयन पार्टी बनाई है। लेकिन अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद में जहां हुमायूं कबीर को घेरा, वहीं सिलीगुड़ी के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी उन्होंने हमला किया। तो ये जो चुनावी हिंसा है टीएमसी की विशेष रूप से, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि टीएमसी की चुनावी हिंसा का विरोध और मतदाता वोट से लेगा इसका प्रतिशोध, क्योंकि मतदाता कभी भी झगड़ा नहीं चाहता। मतदाता तो इस लोकतंत्र के अंदर यदि कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह वोट की चोट से ही परिवर्तन करता है। और यहाँ जो बंगाल का चुनाव है, तो यहाँ मैं स्पष्ट बतला दूं कि सबसे ज्यादा विरोध यदि SIR का हुआ तो वह बंगाल के अंदर ही हुआ। कारण क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि बंगाल में जो बंगाल एक बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों की एक शरण स्थली और प्रवेश द्वार बन गया है, और उस प्रवेश द्वार को कहीं SIR के माध्यम से बंद ना कर दिया जाए, या हमारे बने बनाए वोट बैंक को घुसपैठियों को घुसाओ, उन्हें पहले आधार कार्ड दिलवाओ, फिर मतदाता बनवाओ, उन मतदाताओं के वोट से सरकार बनाकर सत्ता में आ जाओ। ऐसी एक प्रक्रिया जो चल रही थी निरंतर, तो उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि SIR प्रक्रिया से जो कटे हैं वोट करेंगे ममता पर चोट, ऐसा मुझे निश्चित रूप से लग रहा है। और एक बात और भी बहुत स्पष्ट रूप से इस बार दिखाई दे रही है कि मुस्लिम मतदाता जहां एकजुट होकर के सदा टीएमसी के लिए, उससे पहले
जो कम्युनिस्ट सरकार थी उनके लिए, और उससे भी पहले यदि जाए तो कांग्रेस की सरकार का समर्थन किया करते थे। और मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन सदा उसी को रहता है, और लगभग लगभग एक मुश्त वोट वो देते हैं, और वह निर्णय ये करते हैं कि कहां कौन सा ऐसा जिताऊ कैंडिडेट है जो जीतने की स्थिति में है और जीत करके उनके हितों की रक्षा करेगा, यानी कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपनाएगा। तो उसी चीज को देखते हुए आज तक तो मुस्लिम मतदाता सदा बंगाल में, अभी वर्तमान में देखें तो टीएमसी को वोट देते हुए आया है। अब यहां देखना है कि हुमायूं कबीर या असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों कितने मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगा पाते हैं, या कांग्रेस भी क्या अपना जीरो से ऊपर उठ करके कुछ सीटें लेने की स्थिति में आती है। यदि कांग्रेस कुछ भी वहां अपना प्रदर्शन सुधारती है, तो कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरना उसके इंडी गठबंधन में ही शामिल ममता के ऊपर सीधी चोट करेगा। लेकिन यह निर्भर करता है कि कांग्रेस अपना प्रदर्शन कितना सुधारती है। लेकिन लग रहा है कि जिस प्रकार से इस बार अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, तो कुछ गंभीरता तो दिखाई देती है। लेकिन एक शक फिर भी होता है कि कहीं अंतिम दिन भाजपा को रोकने के प्रयास में कांग्रेस अपना पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर ममता की टीएमसी को तो नहीं करवा देगी। ऐसा एक शक अंतिम समय तक बना लगता है, रहता है, और लगता है, और ये केवल और केवल एग्जिट पोल या एग्जैक्ट पोल के बाद ही पता चलता है। ओवैसी तो सीधा है कि जब से उन्होंने बाबरी बनाएंगे, बाबरी बनी तो उनकी हिंदुओं से ठनी, और हिंदुओं से जब उनकी ठन गई तो जहां वह मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुस्लिम जो हिंदू मतदाता है वह निश्चित रूप से उनका भी ध्रुवीकरण होगा। और ऐसा ही असदुद्दीन ओवैसी के बयानों से, जो स्पष्ट रूप से केवल और केवल मुस्लिम मतदाताओं के ही मत मांगने की अपील करते हैं, और अपने जितने भी प्रत्याशी हैं वह केवल और केवल मुस्लिम बहुसंख्यक सीटों पर ही खड़े करते हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों के कारण यदि मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा तो उसके विरोध में हिंदू ध्रुवीकरण या सनातन को बचाने का एक प्रयास ये भाजपा के पक्ष में हो सकता है। ऐसा निश्चित रूप से दिखाई देता है। नरेंद्र जी, आपने कहा है कि मुस्लिम वोटर, जी जी आपने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो है मुस्लिम वोटर जो है वो अब तय होगा कि किस तरफ जा रहा है। हुमायूं कबीर का भी आपने जिक्र किया है। मैं भी लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने देखा है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर जो है दिशा और दशा तय करता है, और यह माना जाता है कि मुस्लिम वोटर जो है वो टीएमसी का बिल्कुल सच्चा सिपाही है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से हुमायूं कबीर का जो जिक्र आया है, जो हाल ही में सुर्खियों में आया है, जिन्होंने अपनी पार्टी का गठन भी किया है, ऐसे में मुझे लगता है कि जो बीजेपी का जो वोट बैंक था वो तो फिक्स ही है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के वोट बैंक में जो है सेंध लगाने का काम जो है हुमायूं कबीर कर सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि क्या जो ये हुमायूं कबीर है किंग मेकर की भूमिका में तो नहीं रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वे किंग मेकर की भूमिका में तो नहीं आ पाएंगे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन जितने भी वोट वो मुस्लिम मतदाताओं के काट ले जाएंगे, उनके वोट कटवा पार्टी बनने के कारण या उनके मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगाने के कारण ममता को नुकसान स्पष्ट रूप से होता दिखाई पड़ रहा है। और शायद इसी कारण ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आज चुनाव के दिन मुर्शिदाबाद में, जो कि बूथ टू बूथ जा रहे थे हुमायूं कबीर अपनी एक नई उन्नयन पार्टी को लेकर के, और 2 सीटों से वह खड़े हुए हैं जहां एक सीट पर आज ही मतदान है, तो उन्हें रोकने का प्रयास इसी उद्देश्य से किया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कि कहीं ना कहीं उन्हें रोका जाए और वह मुस्लिम मतदाताओं में सेंध ना लगा पाए। यहाँ एक बात थोड़ी सी, जब चुनाव प्रचार के अंदर आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा जिसके बाद हुमायूं कबीर की कुछ विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगे, और बीजेपी से साठगांठ के आरोप लगे थे। जी 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 जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा।
और यहाँ एक बात आपको और बतलाऊं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हुई, वो भी एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ममता के विरोध में जाएगी। क्योंकि अब पड़ोस में जब आग लगी हो तो ये डर तो रहता ही है ना कि ये आग अब मेरे घर तक भी आएगी। तो बांग्लादेश की हिंसा की आग का असर, ताप, तपन अब बंगाल के चुनावों में साफ रूप से दिखाई पड़ रही है। कैसे? क्योंकि अब यहाँ के हिंदुओं को भी एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है, एक डर सताने लगा है। और हिंदुओं को डर सताएगा तो सनातन एकजुट हो जाएगा, ऐसा मुझे स्पष्ट रूप से महसूस होता है। कि उन्हें भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जो हिंसा बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हुई, अगर यहाँ भी मुस्लिम बंगाल में एकजुट हो गए तो कहीं हमें यहाँ से बंगाल से निकल करके पलायन ना करना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और खास तौर पर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां हिंदू अल्पसंख्यक होकर के अब जातिगत कबीलों में ना बट करके एकजुट होकर के वोट देगा, ऐसा इस चुनाव में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्योंकि बांग्लादेश अब नहीं धर्मनिरपेक्ष, इसीलिए लगता है कि बंगाल बनेगा हिंदू सापेक्ष। और एक विषय और यदि हम ले लें कि बंगाल अभी अति पिछड़े राज्यों में शामिल हो चुका है और बंगाल में औद्योगिक विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ममता की राजनीति का प्रारंभ ही टाटा द्वारा लगाई जाने वाली नैनो कार की फैक्ट्री की जमीन का अधिग्रहण का विरोध करके हुई थी। शायद इसीलिए जब शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें उसी क्षेत्र से चुनौती दी पिछले चुनावों में, तो ममता को हार का मुख देखना पड़ा। इस बार दोनों आमने सामने है लेकिन उस सीट पर नहीं है। इस बार वो आमने सामने कोलकाता में एक सीट पर है, तो वहां अगले चरण में चुनाव होगा, बहुत रोचक चुनाव रहेगा। लेकिन ये अति पिछड़ापन बंगाल का एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश देता है। सोच रहा बंगाल कब तक रहेंगे बदहाल। और कोई औद्योगिक विकास नहीं काम करने के लिए जब बंगाली मजदूरों को पलायन करना पड़ता है तो वो भी यही सोचता है कि बंगाली मजदूर कब तक रहेगा पलायन को मजबूर। तो ये सारी बातें निकल करके जब हम आती हैं तो हम देखते हैं कि ये चुनाव बहुत ज्यादा रोचक है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चोट ममता सरकार को देगा। ये तो अंतिम नतीजे ही बताएंगे कि सरकार किसकी बनती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा जरूर ममता बनर्जी के लिए हो गई है। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है पश्चिम बंगाल का जो है वामपंथी वर्सेस जो है कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी विचारधारा पर लड़ा जा रहा। देखना होगा कि अब कैसे क्या जो है परिणाम आएंगे। फिलहाल के इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।